एक समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और उनके 16 साल का लड़का एक साथ रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के बागेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी कोमल तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या। मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पे ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बागेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हीरालाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा बागेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1,500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10 से 12,000 रुपए तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है। अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी है ना, हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ बागेश्वर भी सोचने लगा। आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप। देखो बागेश्वर भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बागेश्वर भैया, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे। अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेके चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूं। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। बागेश्वर जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही कोमल बागेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, हाजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी। देखो कोमल, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे। पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो। हाँ कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पे पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए। मैंने तो 1,500 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए।
सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कोमल, तो अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद बागेश्वर के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ, मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त सोमनाथ ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के नकुल घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। नकुल भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सोमनाथ के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे नकुल, तू आ गया। आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। सोमनाथ का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। सोमनाथ अपने पिताजी से अपने दोस्त नकुल के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे नकुल, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश, नकुल 9-10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर बेटा नकुल, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे नकुल, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। उतने में सोमनाथ की मम्मी बोली, बेटा नकुल, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी ममता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। नकुल वह थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सोमनाथ के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। जगदीश अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं? यही सब सोचते हुए नकुल घर पहुंचा और उसने सोमनाथ के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो कोमल, हमारे नकुल को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे सोमनाथ के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में सोमनाथ अपने पापा को नकुल के घर ले आया। अरे बेटा नकुल, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे कोमल देखो, हमारे नकुल के दोस्त और उनके पापा आए हैं। कोमल फट से सोमनाथ के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद जगदीश जी बागेश्वर जी से कहते हैं, सुनिए बागेश्वर जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे जगदीश कह के बुलाइए।
अरे अच्छा ठीक है, जगदीश जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जगदीश बागेश्वर को घर से थोड़ा बाहर ले जाके कहते हैं। बागेश्वर जी मेरा बेटा नकुल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि नकुल बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाके हमारा सोमनाथ खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेला ही रहता था क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके नकुल के कारण से मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? बागेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से नकुल की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब नकुल सोमनाथ के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ के पापा कहते हैं। नकुल, सोमनाथ बेटा यहाँ आओ। वह दोनों जगदीश के पास जाते हैं। बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? नकुल बेटा पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूं कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये सब के बारे में नकुल को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने सोमनाथ के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर अगले दिन अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहां से पैसे कमा सकते हैं? बेटा नकुल, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती है। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल। उसके बाद 5 मिनट में नकुल और सोमनाथ ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नकुल को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों जगदीश से पूछते हैं। पापा, ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ सोमनाथ, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। मैं यही काम करता हूं। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहां आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा नकुल, क्यों नहीं। मैं यही तो तुम्हें और सोमनाथ को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहे। अच्छा, तो तुम दोनों अब यहां से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा, क्यों नकुल? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों की अंदर की ये जिज्ञासा देखकर जगदीश मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहां से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूं। जगदीश जी उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं। बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट।
तो ये एक इंटरनेट पे ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेके बैंक तक। यहाँ पे सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन जगदीश जी नकुल सोमनाथ को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं, लेकिन नकुल रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वो हमेशा सोचते रहता है कि हे भगवान, आपका और जगदीश चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से नकुल की माँ कोमल देखती है और वो बागेश्वर से जाके कहती है, हाजी सुनिए। हाँ, क्या हुआ कोमल, क्या बात है? आज हमारा नकुल कुछ परेशान सा नहीं लग रहा? देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ कोमल, तुम ठीक कहती हो, चलो जाके पूछते हैं। बागेश्वर और कोमल दोनों नकुल के पास जाके पूछते हैं, बेटा नकुल, ओ नकुल, क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। धत्त पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना कोमल? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा नकुल सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर बागेश्वर और कोमल भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन नकुल अपने साथ एक कलम और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ सोमनाथ के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ सोमनाथ, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल फट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे नकुल, थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहाँ जगदीश जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? नकुल पहले हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स है: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में सोमनाथ कहता है, पापा, आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पे हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं, तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो। लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में जगदीश जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था। जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी के चीजें। एक दिन सुबह में सोमनाथ और नकुल एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में जगदीश जी उन्हें बुलाते हैं।
बेटा सोमनाथ और नकुल मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 2-2 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से नकुल और सोमनाथ दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वह दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है, मैं आराम से 30,000 शेयर खरीद सकता हूं। 1-2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ नकुल ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीदे ली। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए से गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार हीरालाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन दिशा में गया ललुआ का घरवा, कवन दिशा में? अरे मालिक, वो दिशा में है। हीरालाल बागेश्वर के घर के सामने आके कहता है, अरे ओ बागेश्वर भैया, अरे कहवा बाड़ा हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे कोमल, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। बागेश्वर घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। बागेश्वर भैया, हम कह रहे थे कि पैसवा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए बागेश्वर भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में नकुल की आंख खुली। उसने माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी है, वो वही मांगने आया है। नकुल घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बचवा, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमरा पैसा लौटा दे जल्दी से। नकुल अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का? बताओ। हाँ कहिए, कितने हुए? ए जी सुनो, हमको जरा डायरिया दो, जरा चेक ना करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है, देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपया पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है, सिर्फ 4,576 रुपया। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। हीरालाल अपना अकाउंट नंबर बताता है। नकुल ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ बागेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि नकुल के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने नकुल से पूछा, ए नकुल बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में कोमल कहती है, अरे क्या हुआ जी? मम्मी पापा, देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है, बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो वही दे दिए, समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है?
पापा, जगदीश अंकल मुझे और सोमनाथ हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के कोमल और बागेश्वर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब नकुल जगदीश जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे नकुल बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद नकुल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब सोमनाथ का 2 लाख रुपया अब 9 लाख और नकुल का 2 लाख 7.5 लाख बन चुके थे। एक दिन रात में नकुल ऐसे ही न्यूज पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 19,500 रुपए है। चलो, जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो, अभी सो जाता हूं। अगले दिन सुबह में, सुनो माँ, मैं सोमनाथ के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ। और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो सोमनाथ और जगदीश जी से उस समाचार के बारे में बात करता है और फिर जगदीश जी कहते हैं, बेटा नकुल, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन शाम को ये न्यूज का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगे थे। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 68% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए थी। नकुल ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज जैसा ऊपर उठा है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,40,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे ही वो जगदीश जी से मिलता है, वो और सोमनाथ समझ जाते हैं। नकुल, मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 180 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? नकुल अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। जगदीश जी और सोमनाथ दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह नकुल बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट, इतना तो मेरा और सोमनाथ का मिलाके भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में सोमनाथ की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी नकुल के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पे कोमल उन सबको आते हुए देखती है। वो सबने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो जगदीश जी? अरे सुनती हो कोमल, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं।
नकुल और सोमनाथ ने मिलके गांव में सोलर पैनल लगवाए और बोरिंग करके उसमें पावर मशीन लगवाते हैं, जिसकी वजह से अब गांव के किसानों की पानी की चिंता खत्म हुई। अब वो गांव के हर आदमी को बताते हैं कि पैसे सिर्फ खेती में काम करने से नहीं, दिमाग से भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए